दोस्तों दोस्तों आज हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक अनुभव, ये एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, आपका लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का। इस चैप्टर के बाद हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए जो भी चैप्टर आपने नहीं देखा है। देखिए, इस चैप्टर का केवल नाम बड़ा है। जितना बड़ा आपको नाम लग रहा है उतना बड़ा ये चैप्टर नहीं है। आपको लग रहा है कि नाम बड़ा है तो ये चैप्टर भी बहुत बड़ा होगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ना होगा। अरे अरे, इतना बोझ मत डालो दिमाग पर। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल इजी नोट्स बनाए हैं। इस चैप्टर में ज़्यादातर मैं कहूँ तो इस चैप्टर में फैक्ट्स ज़्यादा है। इस चैप्टर में फैक्ट्स ज़्यादा है और जो फैक्ट्स है वो 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो फैक्ट्स मैं सारे फैक्ट्स आपको बताते चलूँगा, कहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फैक्ट्स ही ज़्यादा दे रखे इसमें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। देखिए, कोई भी एक चैप्टर पूरी अर्थव्यवस्था को कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए हमें बस थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है कि कैसे इन देशों ने आज़ादी के बाद विकास पथ पर मतलब कैसे विकास किया, कौन सी नीति अपनाई, और इन तीनों में क्या अंतर है, क्या कंपैरिजन है। देखिए, इसमें एक वर्ड आया है कंपेरेटिव, यानी इनकी मतलब तुलना करनी है तीनों देशों की। बस छोटी सी तुलना करनी है, ज़्यादा हमें कोई वो बड़ी नहीं है कि आपको लग रहा है कि इसमें हमें ग्राफ बना के दिखाना है कि तुलना करनी है। कुछ नहीं है इसमें, हमें बस इनके बारे में थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है बस। देखिए, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दिए हैं जो कि 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत इन तीनों देशों ने ही एक सा रास्ता अपनाया था, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था के लिए इन तीनों ने ही पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता अपनाया था। तो आपको पता है कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि योजना आयोग हमारा 1950 में बन गया था, इसलिए 1951 से पहली पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर दी गई थी। अब पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है, ये एक विषय है, ये मैं आपको बता दूंगा क्या होती है आगे ही। चीन ने 1953 में की थी और पाकिस्तान ने 1956 में की थी। ये डेट आपको याद रखनी है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, अब दूसरा फैक्ट आता है कि आर्थिक नीतियों की शुरुआत। आपको बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आर्थिक नीति भी क्या होती है। देखिए, जब कोई देश ऐसी नीति लाता है कि जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक ले जा सके, यानी कि अपने अगर वो व्यापार के रास्ते खोल देता है, तो वो आर्थिक नीति कहलाती है। अपनी मतलब नीतियों में सुधार करना, पहले से अच्छा प्रदर्शन करना, पहले से अच्छा विकास करने के लिए अपनी नीतियाँ बनानी, वो ये आर्थिक नीतियाँ हैं। तो भारत ने, पहले चीन का लेते हैं। देखिए, चीन ने सबसे पहले 1978 में अपनी आर्थिक नीतियाँ लागू की थी। और आपको ये ऐसे याद रखना है कि चीन के 10 साल बाद पाकिस्तान ने 1988 में अपनी आर्थिक नीति लागू की। और अब भारत का आपको पता ही है कि भारत ने 1991 में लागू की थी एलपीजी। भारत का बहुत इंपॉर्टेंट ये है टर्म, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है एलपीजी से। अगर आप अभी का मिड टर्म का पेपर उठा के देखें, मिड टर्म में आपने एग्जाम दिया है तो उसमें भी पूछा गया है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसके ऊपर पूछा गया है, एक क्वेश्चन जरूर आया है, देखना आप। तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर मैंने केवल ये एलपीजी के बारे में ही बात की है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991, उसके बारे में ही बात की है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। देखिए, इन तीनों देशों ने ही इन समय पर मुक्त व्यापार की रणनीति अपनाई, मतलब आसपास ही इन तीनों देशों ने अपनी रणनीति अपनाई। हालांकि चीन ने पहले अपना ली, भारत ने फिर बाद में अपनाई, इसलिए चीन आज मतलब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। तो आप ये समझ लीजिए। तो देखिए, मुक्त व्यापार क्या होता है, जब व्यापार के लिए अपने रास्ते खोल देना ताकि विदेशी कंपनियां अपने देश में आकर व्यापार कर सके, तो यही मुक्त व्यापार कहलाता है। जैसे आप अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं कि बाहर से आओ लोग, वैसे ही एग्जाम्पल के लिए मान लिए, तो वैसे ही सभी देश, जिन देशों की अर्थव्यवस्था मंद गति से होती है,
मतलब जो आर्थिक विकास नहीं कर पाते तो वो अपनी दरवाजे खोल देते हैं व्यापार के लिए कि बाहर की कंपनी आकर उनके देश में व्यापार करे और उनकी भी मतलब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। अब हमें विकास पथ की बात करनी है। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकास पथ। विकास पथ में क्या है, हमें भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत के बारे में आपको पता ही है कि भारत ने कैसे विकास किया, 1947 में आज़ाद हुआ था, कैसे विकास किया। चीन के बारे में भी पढ़ना है और फिर पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ना है। तो ऐसे करते हैं, हम पहले भारत के बारे में ले लेते हैं, क्योंकि आप भारत के बारे में समझेंगे तभी आप चीन और पाकिस्तान के बारे में समझ पाएंगे। वैसे ये थोड़ा सा ये 3 लाइनें देख लीजिए आप। भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए थे, आपको पता है, जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी, ये भी आपको पता है। तीन देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियां तैयार करना शुरू किया था। तीनों देशों ने विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना था। ये चीज़ें आपको पता है, इसलिए हम पहले भारत के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 में लागू हुए थे और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। देखिए, एक क्वेश्चन, एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। याद रखना, नोट कर लीजिए, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी इंडिया ने विकास करने के लिए। भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 51-52 में की थी। ये आपको पता है, मैंने बता दिया पहले। योजना आयोग का स्थापना होने के बाद फिर पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है, जब 5 साल के लिए कोई प्लान बनाया जाता है तो पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। 5 साल में हमें क्या क्या करना है देश के लिए, तो ऐसा प्लान बनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये आपको पता है, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। ये पंचवर्षीय योजनाएं पॉलिटी में भी आती है और इकोनॉमिक्स में आती है, दोनों का सब्जेक्ट है ये। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में 70% जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है, यानी कि जितना हमारे जीडीपी में योगदान वो कृषि क्षेत्र से ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले कृषि क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था, लेकिन अब ये प्रतिशत घट गया है। ये देखिए, पहले का प्रतिशत था, अब का नहीं है, तो आप इसे सटीक मत समझिए। 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता था भारत की अर्थव्यवस्था को। सभी देश, यानी कि जितने भी दुनिया के देश थे, उनसे हमारा संपर्क नहीं था। बहुत ही कम देश थे जिनसे हम व्यापार करते थे। लेकिन अब क्या है कि हम दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिससे हमारा व्यापार ना हो। तो ये इसी के कारण हो पाया, क्योंकि हमने 1991 में नई आर्थिक सुधार यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी। और ये क्या थी, इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एल का मतलब उदारीकरण, पी का मतलब निजीकरण और जी का मतलब वैश्वीकरण। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वो वाली डिस्क्रिप्शन वाली। वो वीडियो मैंने बिल्कुल 7-8 मिनट की वीडियो, ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट की है ज़्यादातर, तो उस वीडियो को आपको देख लेना है। देखिए, भारत के बारे में हमने देख लिया, अब चीन और पाकिस्तान के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, चीन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को चुना, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। भारत ने तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन चीन ने कम्युनिस्ट शासन यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं उसको अपनाया था। तो इसका आर्थिक विकास देखने, देखिए, चीनी गणराज्य की स्थापना के बाद चीन ने अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को तथा भूमि जिनका स्वामित्व सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, इन सभी को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। देखिए, होता क्या था कि 1949 के बाद जब चीन ने कम्युनिस्ट शासन को नहीं अपनाया था, तो उस समय किसी दूसरी शासन का वहाँ पर दबदबा था। पहले क्या था कि पहले सब कुछ वहाँ पे प्राइवेट थे चीन में, लेकिन 1949 के बाद वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन आ गया और सब कुछ सरकारी कर दिया गया। यानी कि सब कुछ सरकार के अंडर में रहेगा और जो सरकार चाहेगी वही होगा। और अभी भी आप देखते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट शासन है, जो वहाँ की सरकार चाहती है वही होता है। यानी कि सारे जो उद्योग धंधे हैं वो सरकार के हाथों में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सन 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान शुरू किया गया। 1 मार्क्स यहीं से भी पूछा जा सकता है।
द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब शुरू किया गया था? 1958 में। देखिए जित इस चैप्टर में पूरे फैक्ट्स ही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फैक्ट्स है इस चैप्टर में। सभी फैक्ट्स को एक कॉपी में लिख लीजिए तो आपको आसानी होगी देखने में। जिसका उद्देश्य था कि बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण किया जाए। देखिए औद्योगिकरण क्या होता है? देखिए द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक ऐसा अभियान था जिसमें ये कहा गया कि जितने भी मतलब उस समय पे चीन का इतना विकास नहीं था। चीन हमसे भी बदतर हालत में था उस समय, यानी कि चीन हमारे जैसा ही था। ज़्यादा उसमें इतनी अर्थव्यवस्था नहीं थी जितनी आप अब देख रहे हैं। तो उसने उभरना चालू किया, उसने नए नए नीतियाँ चालू की। उनमें से एक नीति थी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसमें ये किया गया कि वहाँ पे नए नए उद्योग स्थापित किए गए। औद्योगिकरण का मतलब है कि नए नए उद्योग स्थापित किए गए और नए नए व्यापार के तरीके अपनाए गए, तो इसे औद्योगिकरण कहा गया था। इसके आगे देखते हैं हम। इस अभियान के अंतर्गत, जो ये ऊपर वाला अभियान है उसी की बात हो रही है, इस अभियान के अंतर्गत लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देखिए वहाँ पे हर घर हर परिवार को ये कहा गया कि आप उद्योग लगाइए। मान लीजिए एक परिवार है तो उसको ये कहा गया कि एक क्यों ना छोटा सा उद्योग आप अपने घर के पीछे भी लगा लीजिए। तो वो भी मतलब वहाँ पे उद्योग लगने लग गए, बड़े बड़े उद्योग लगने लग गए। और अब धीरे धीरे फिर चीन विकास के रास्ते पर निकल पड़ा और ऐसे ही चीन का विकास हुआ। आगे देखिए सन 1985 में माओ से तुंग, देखिए नाम भी अजीब सा है लेकिन आपको याद करने की ये ज़रूरत नहीं है। ये एक वहाँ के नेता थे। वैसे इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये पॉलिटिका विषय है, क्योंकि बस नेता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी आपको अगर ये नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है। माओ से तुंग ये एक वहाँ के नेता थे। सन 1985 में माओ से तुंग ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया था। इसके अंतर्गत छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। देखिए वहाँ पे क्या होता था कि जो स्कूलें थी, जो स्कूलों में जो छात्र पढ़ते थे और जो विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ जो मतलब परामर्शदाता होते हैं, जो किसी चीज़ को मतलब पहचान कर लेते हैं, जान कर लेते हैं, उन्हें विशेषज्ञ कहा जाता है। तो इनको क्या होगा, इनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया काम शुरू करने के लिए और अध्ययन करने के लिए, यानी कि वो अच्छा अध्ययन करें और फिर वो अपने मतलब भागीदारी दे सके अपने देश में। इसमें कोई चीज़ समझ वाली नहीं समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिए पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी। तो एलपीजी के बारे में पूछा जा सकता है और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। सन 1978 में चीन ने मुक्त व्यापार के लिए अपने 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 रास्ते खोल दिए ताकि विदेशी कंपनियां चीन में आकर निवेश कर सके। हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1978 में चीन ने अपने मतलब नई आर्थिक पॉलिसी अपनाई थी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसके अंतर्गत जो बाहर की कंपनी है उसको अपने देश में व्यापार करने का मौका दिया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर अब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सेम इंडिया का जो प्रोसेस था वो ही पाकिस्तान ने अपनाया है। पाकिस्तान ने भी इंडिया की मतलब इंडिया ने अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई तो पाकिस्तान ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना ली। ये मान लीजिए कि कॉपी की थी पाकिस्तान ने इंडिया की। वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन हाँ यही बात है, जैसे जैसे इंडिया कर रहा था वैसे वैसे पाकिस्तान ने किया था। लेकिन ये आता है कि जो पाकिस्तान ने जो एलपीजी अपनाया था वो 1988 में ही अपना लिया था, यानी भारत से 3 साल पहले ही अपना लिया था। ये चीज़ एक थोड़ी ध्यान रखने की है। पाकिस्तान ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। सेम वही जो भारत ने अपनाया था वही अपनाया है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कन्फ्यूजिंग। 1950 और 1960 के दशकों में अंत में पाकिस्तान ने अनेक प्रकार की नीतियों का आरंभ किया। वो कौन कौन सी नीति थी? जिनमें आयात प्रतिस्थापन और हरित क्रांति जैसी नीतियाँ प्रमुख थी। तो ये नीतियाँ भारत ने भी अपनाई थी। हरित क्रांति आपको पता है कि भारत ने भी अपनाई थी, लेकिन आयात प्रतिस्थापन भारत ने नहीं अपनाया था, ये पाकिस्तान ने अलग से अपनाया है। तो ये नीतियाँ थी, कुछ प्रमुख नीतियाँ थी। वैसे इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा ज़्यादा कुछ। 1988 में आर्थिक सुधार लागू किए जिनमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण नीतियाँ अपनाई गई थी।
तो ये भी मैंने बता दिया कि एलपीजी की नीतियाँ 1988 में अपना ली थी पाकिस्तान ने। इसलिए जैसे मतलब भारत ने जैसे अपनाई है वैसे ही पाकिस्तान ने भी अपनाई है। भारत ने हरित क्रांति चलाई थी तो पाकिस्तान ने भी हरित क्रांति चलाई। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो पाकिस्तान ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। लेकिन चाइना की जो शासन करने का जो तरीका था वो अलग था, यानी कि वो भारत और चीन से अलग था। इसलिए वो आज मतलब विकसित देश होने जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा विकास कर रहा है वो, अब बहुत विकास के पथ पर आगे निकल रहा है। तो भारत के बारे में हमने पढ़ ही लिया। अब हमें कंपैरिजन करना है, एक तुलना करनी है भारत, चीन और पाकिस्तान के बारे में। एक छोटी सी तुलना है, बस 4 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं। देखिए आपकी बुक में बहुत से पॉइंट दे रखे होंगे, बहुत से पॉइंट दे रखे हैं भारत, चीन और पाकिस्तान के बारे में। लेकिन अगर मैं सभी को इसमें लिखता तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने सभी को नहीं लिखा, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है जिनके बारे में कंपैरिजन करना है। देखिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, आपको पता है। पाकिस्तान ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, दोनों सेम है। लेकिन चीन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ये अलग है। भारत में विशाल जनसंख्या है, ये आपको पता है। चीन में भी विशाल जनसंख्या है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन विशाल जनसंख्या है, आपको पता है कि भारत से भी ज़्यादा है थोड़ी बहुत। लेकिन पाकिस्तान की कम जनसंख्या है। देखिए भारत की जितनी जनसंख्या है उसका केवल 10% ही पाकिस्तान में है। भारत में 140 करोड़ के लगभग है, पाकिस्तान में 20-22 करोड़ के लगभग ही जनसंख्या है। जितनी हमारी यूपी की जनसंख्या है, यूपी राज्य की जितनी जनसंख्या है उतनी पाकिस्तान की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल में आप बता ही सकते हैं, क्षेत्रफल में चाइना फर्स्ट नंबर पे है, फिर भारत दूसरे नंबर पे, फिर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। जनसंख्या भी वैसे ही है, चाइना पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। औद्योगिक नीति 1948 और 1956 में अपनाई थी भारत ने, और ऐसी ही एक नीति थी, यहाँ पे औद्योगिक नीति का नाम दे दिया गया, यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दे दिया गया, जो कि 1958 में अपनाई थी। और यहाँ पे आयात प्रतिस्थापन अपनाया था 1950 में। देखिए तीनों का मकसद यही था कि हमारे उद्योगों को बढ़ाना। आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा आयात करना। मतलब आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि आयात को रोकना, बाहर से हमारे सामान ज़्यादा नहीं आए, हम यहीं से ज़्यादा प्रोडक्शन करें सामान का, तो उसे आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। फिर ये देख लीजिए कि फोर्थ चैप्टर है, वो फोर्थ पॉइंट ये है कि भारत में नगरीकरण कम है, यानी कि यहाँ पे नगर कम है, गांव ज़्यादा है। लगभग 70% गाँव है और केवल 30% ही शहर है यहाँ पे भारत में। बाकी उसमें चीन में नगरीकरण ज़्यादा है, वहाँ पर शहरों की संख्या ज़्यादा है, गाँव की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पे गाँव को तोड़ तोड़ के शहर बना दिया गया है। हमारे इस भारत में भी यही चल रहा है अब, कि गांव कम होते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी नगरीकरण उतना ही है जितना भारत में है। अब एक टॉपिक और आ जाता है इसमें, सकल घरेलू उत्पाद। इसके केवल मैंने फैक्ट्स पॉइंट्स लिखे हैं बस। भारत में अगर ये 2015 का है, लेकिन 2015-16 का है ये आपको याद रखना है, कभी आप सोच रहे हैं अभी का है। भारत में 8.7 ट्रिलियन था, चीन में 19.8 ट्रिलियन, देखिए कितने ज़्यादा था। पाकिस्तान में बिल्कुल कम था, 0.89 ट्रिलियन। यानी कि जीडीपी में भी पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे पाकिस्तान है। अगर हम इनको रैंकिंग दी जाए तो पहले नंबर पे चाइना आएगा, दूसरे नंबर पे भारत आएगा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आएगा, क्योंकि चीन का विश्व में दूसरा स्थान है जीडीपी में भी। एक नोट है, चीन के बारे में विश्व में बहुत चर्चित एक मुद्दा है। ये मुद्दा बताया जाता है, विश्व में सभी एक आश्चर्यचकित है इस चीज़ से कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में इतने जल्दी कैसे परिवर्तन किया, यानी कि इतनी जल्दी कैसे विकास कर रहा है। अमेरिका, आपने देखा होगा कि अमेरिका भी ये सोचता है कि चीन कैसे जल्दी जल्दी आगे निकल रहा है, और कुछ समय के लिए बाद वो अमेरिका से भी यानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी उसकी। ये लगाया जाता है 2040 तक उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि इतनी तेज़ी से वो आगे निकल रहा है जिसकी कोई वो नहीं है, अपार सीमा। तो ये नोट आपको पढ़ लेना है बस, इसमें कुछ नहीं था। अब हर बार की तरह मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है खुद, आपको खुद कॉपी में करना है, लिखना है। और जो एमसीक्यूज है इसमें 2, उनको तो आपको कमेंट में आंसर बताना है। देखिए
एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? देखिए एक संतान नीति अगर आपने नहीं पढ़ी या आपने नहीं देखा बुक में, इसमें मैंने लिखा नहीं है, सॉरी उसके लिए, समझ आता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक संतान नीति क्या है। चाइना ने एक नीति अपनाई, उसमें ये बताया गया है कि जो उसकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसने एक नीति निकाली कि हमें केवल बस सभी से एक प्रार्थना की या फिर एक नीति निकाली कि सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना है, तो उसे एक संतान कहा जाता है, यानी कि केवल एक बच्चे को जन्म देना ही एक संतान नीति कहलाई। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की विकास रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये मैंने बता दिया, बस जो जो पॉइंट्स है वो लिख दीजिए आपने। भारत ने ये पंचवर्षीय योजनाएं की शुरुआत की, ऐसे ऐसे, फिर आगे हरित क्रांति आई, फिर आगे अपने व्यापार के लिए दरवाजे खोले, फिर 1991 में एलपीजी अपनाई, औद्योगिक नीति आई, ये सब कुछ आप लिख देते हैं। देखिए फैक्ट्स डालने ज़रूरी है, आप कहानी तो लिख देंगे लेकिन जब तक आप एक सब्जी में जैसे मसाला नहीं डालते तब तक अच्छी नहीं बनती, वैसे ही क्वेश्चन आपका आंसर तब तक सही नहीं बनेगा जब तक आप फैक्ट्स नहीं डालेंगे। तो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट में बताना है कौन सा सही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी, इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसका भी आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी इंडियन इकोनॉमी पूरी ख़त्म हो चुकी है, और जो चैप्टर बचा है वो मैं देख लूँगा, वो भी करवा दूँगा मैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।